साथियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैदिक संस्कृत। इस बार लेते हैं लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई थी। अब लेते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। पहली है पाली। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक देखिए, सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। अभिधम्म पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया है। अब लेते हैं पाली की ध्वनियाँ। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण का चयन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ होती है। इसमें 8 स्वर और 33 व्यंजन हैं। मोगलान के अनुसार पाली में कुल 43 ध्वनियाँ हैं, 10 स्वर और 33 व्यंजन। अब लेते हैं प्राकृत यानी द्वितीय प्राकृत। प्राकृत प्राचीनतम जन भाषा है। वाक्पतिराज ने गौड़ बहो में लिखा है, जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से जिस प्रकार निकलता है उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती है और प्राकृत से ही निकलती है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौण विभाषा की चर्चा की है। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि 7वीं शताब्दी का आता है। इसके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। पहला है महाराष्ट्री, दूसरा है पैशाची, तीसरा मागधी और चौथा है सौरसैनिक। महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। सौरसैनिक प्राकृत सूरसैन या मथुरा के आसपास की बोली थी। पैशाची प्राकृत को भूत भाषा या ग्राम्य भाषा भी कहा जाता है। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। अर्ध मागधी प्राकृत मध्य देश यानी सूरसैन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कौशल की भाषा थी। अर्ध मागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निबद्ध है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्ध मागधी को चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है। अब तीसरी लेते हैं अपभ्रंश यानी तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इसके अनुसार 6वीं से 11वीं शताब्दी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। अब देखिए अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश में 2 वचन और 2 ही लिंग मिलते हैं। अवहट अपभ्रंश का ही प्रवर्ती या परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है।